वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारा सिलसिला दोबारा शुरू होता है बातों का जब्बार गुल से। अच्छा ये बताइए, एक बात पूछूं आपसे कि आर्ट को आप कैसा समझते हैं? आर्ट कुड बी अ थेरेपी ऑल्सो? वेल इट इज़ अ थेरेपी, इट ऑल डिपेंड्स। आई थिंक एक आपके अंदर जो कुछ कहने का एक अर्ज होती है, कुछ एक्सप्रेस करने की, अगर वो निकले ना तो वो प्रॉब्लम आपके अंदर रहती है। तो आई थिंक आर्ट थेरेपी का रोल उस सूरत में हो सकता है कि आप अपनी वो सारी चीज़ें जो वो सारे एक्सप्रेशन जो आप अपनी चीज़ों के बारे में करना चाह रहे हैं वो इसमें कम्युनिकेट करें। तो आप नहीं, देखें, ये कहा जाता है कि मरीज़ों को आर्ट थेरेपी दी जाती है, बाकायदा स्पेशलिस्ट निकल रहे हैं इस सिलसिले में, कि अगर हार्ट के पेशेंट को अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखाई जाएं, कमरे में अच्छे काम डिस्प्ले किया जाए तो काफ़ी उसको अफाका होता है, उससे उसको फ़ायदा होता है। मतलब ये तो एक अंडरस्टूड बात है ना कि कलर का और फॉर्म का एक अपना इम्पैक्ट है आपके आप एक अपनी सराउंडिंग में एक ऐसा डिप्रेसिंग अगर सॉर्ट ऑफ कलर स्कीम आप रख कर लें तो आप एंटर होते ही उस स्पेस में आप डिप्रेस हो जाते हैं, या आप ऐसी फॉर्म रख लें जो लेकिन अगर आपका सॉर्ट ऑफ ब्राइट कलर्स हों और आपको वो हो तो अगर आप डिप्रेस हों भी तो आप उस इन्वायरमेंट में जाके एंजॉय करने लगते। तो जब कलर इतना इम्पैक्ट डाल सकता है तो आर्ट तो फिर डेफिनेटली उसमें तो एक पूरी फीलिंग किसी की इन्वॉल्व होती है, तो वो तो डेफिनेटली एक फ़र्क डालता है आपके उस पर। तो आर्ट थेरेपी हो सकती है आर्ट से। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, मैं तो ये समझती हूँ आर्ट ऐसी चीज़ है कि उससे इंसान की साइकोलॉजिकल और फिज़िकल कंडीशन पे इतना असरअंदाज आर्ट होता है कि उससे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है और इंसान की बहुत सी बीमारियाँ बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल जैसे आप जो भी कह रहे थे कि अपने अंदर का बात कहने का मौका मिल जाए और आपको आर्ट देखने से और आपको उसको एंजॉय करने से तो इंसान की काफ़ी अंदर खलफिशार और अंदर जो एक डिप्रेशन वो दूर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अभी एग्जीबिशन पे कोई मुझसे एक बच्चा स्टूडेंट, ऑब्वियसली उनकी एक अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि इस काम का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका पर्पज़ क्या है। तो मैंने कहा देखें, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है और पर्पज़ एक अलग चीज़ है। सही है। तो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन पर्पज़ के उसमें मैंने कहा आप कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उसका एक टेस्ट होता है, उसका वो आपकी उससे आपकी बॉडी जो है वो इन्जॉय करती है उसको। मैंने कहा आपको कुछ चीज़ें फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए ज़रूरी होती है, कुछ आपकी कुछ रूहानी और इंटेलेक्ट उसके लिए भी। सो आप जब एक अच्छा ख्याल, एक अच्छा शेर, एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छा स्कल्पचर देखते हैं तो आपको जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होती है, जो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन होती है, वो भी तो इंसान के लिए ज़रूरी है। तो आर्टिस्ट और आर्ट का मेरा ख्याल में सबसे अहम रोल ये है कि वो सोसाइटी को उस स्पिरिचुअल और उस इंटेलेक्चुअल जो सेटिस्फेक्शन देता है उसके लिए वो काम करता है, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, जब बात ये बताइए कि आपने भी आर्ट पढ़ा, आप कर रहे हैं, आपके ग्रुप था, आपके साथ जो लोग कर रहे हैं उन्होंने भी, आपको कैसा महसूस होता है आजकल के स्टूडेंट में और उस वक़्त आपके साथ जो थे उनमें डिफरेंस नज़र आता है इंटेलेक्चुअली, और कि क्या किस तरह का आर्ट अब हो रहा है और किस तरह के आर्ट में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, किस तरह की सोच हो गई है? आप क्या महसूस करते हैं डिफरेंस आपके ज़माने में? बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि पिछले 10-12 साल के अंदर ही जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने चेंज लिया है, जिस तरह से इंटरनेट और मोबाइल और ये और वो, जिस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी फास्ट हो गई है। पहले तो आप अगर कोई सपोज़ कोई आर्ट वर्क होता था तो वो कितना ऑथेंटिक है, कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है, वो सालों लग जाते थे। अब तो ये है कि अगर कोई किसी का काम है और अगर आपको लगता है आप डाउटफुल हैं, आप गूगल पे क्लिक करें, आपको फ़ौरन पूरा डेटा आ जाता है कि कहाँ से। तो एक तो ये फ़र्क है, और दूसरा ये है कि आई थिंक वो टेंडेंसी जो है एक बहुत जल्दी चीज़ें हासिल करने की जो है वो ज़्यादा हो गई है। यानी आप जो जान मारते थे और आप जो चीज़ों को लर्न करने के लिए रगड़े खाते थे, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, वो मिसिंग है। अब हर आदमी ये चाहता है कि मैं 4 साल कहीं से भी पढ़ूँ और टॉप क्लास जो वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट बन जाऊँ। तो ये सबसे अनफॉर्चुनेट है। एक दफ़ा यहाँ एक प्रेजेंटेशन हुई थी और उसमें मतलब उसका थीसिस उस खातून का ये था कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को तबाह करना है तो वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट आप जो है वो टीचर लगाना शुरू कर दें। और उसने उसकी रीज़न ये दी कि एक तो ये कि जो फ़ौरन पास हुआ होता है उसकी वहाँ पे दोस्तियाँ होती हैं तो उसको वो रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं मिलती, और दूसरा ये कि उसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसने रियल लाइफ में कुछ किया ही नहीं होता, तो वो क्या आगे ट्रांसफ़र करेगा।
और अनफॉर्चुनेटली जो डिक्लाइन है चीज़ों का वो इसी वजह से है कि आप निकलते के साथ ही लोगों को रख लेते हैं और वो बेचारे उनको खुद अभी सीखने की उम्र होती है तो वो सिखाना, और फिर जब आप टीचर बन जाते हैं और सब आपको सर या मैडम कहने लगे तो वो सर और मैडम जब आप बन गए तो आपकी रिसर्च तो वहीं से ख़त्म आपकी डैड। जब्बार, वैसे तो हमने सबके बारे में बात कर ली, आपके बारे में भी बहुत बात हुई, मगर मैं अब आपके काम के बारे में थोड़ी सी आपसे और मालूमात लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन देखें कि जब्बार गुल किस किस्म का काम करते हैं और किस वजह से फेमस हैं। इनकी जो काम की नौइयत है वो इस तरह की है कि हर आदमी देख के अगर उसकी वो जो कहना चाह रहे हैं अपने स्कल्पचर्स में वो बात समझ लें तो ज़्यादा इंजॉय करें इनके काम को। तो जब्बार, मुझे ये बताइए आपका इंटेलेक्ट अपने काम के बारे में क्या कहता है? मेरा काम मुख्तलिफ स्टेजेस पर था। एक सर्टेन टाइम तक तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं बहुत एकेडमिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करूं, यानी मेरा फिगर में अगर इंटरेस्ट है तो मैं फ़िगर को बहुत रिजॉल्व करूं, उसके पूरे प्रोपोर्शन फीचर, यानी जो रियलिस्टिक अप्रोच जो एकेडमिक उसको करने के बाद फिर मुझे लगा कि ये तो एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर लिया, अब क्या, मतलब उसमें बात क्या करनी है। तो जब वो बात करने का ख्याल आता है तो फिर उसमें जो मेरी लाइफ है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, या जैसे मैं चीज़ों के बारे में मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं सोचता हूँ तो उसको मैं उसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो शुरू से समझें कि मेरा बहुत एक इंटरेस्ट रहा है सूफीज़म में, स्पिरिचुअलिटी में या मिस्टिसिज्म में, तो वो मेरे काम में एक एलिमेंट आपको नज़र आएगा। फिर एज एन सॉर्ट ऑफ अवेयर पर्सन जो कुछ हमारे इर्द गिर्द पॉलिटिकल उसमें हो रहा है या सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल है या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी मैं देखता हूँ, तो मेरे काम में वो एलिमेंट भी नज़र आते हैं। अब समहाउ जाके वो चीज़ें जैसे जैसे कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते हैं या जैसे जैसे बातें इवॉल्व होती हैं, तो अब जब अगर मैं ब्रीफली किसी को बताता हूँ तो मेरा काम, मतलब मेरा ये मानना है कि हम सब जो है वो दो दुनियाओं में रहते हैं। एक तो ये फिज़िकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, या एक वो जो इनर वर्ल्ड है। फिज़िकल वर्ल्ड में ये है जो सारा कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उस पर आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या इंटरनेशनल ये चीज़ें जो है वो किस तरह से मैनिपुलेट हो रही हैं, तो उस पर आप कमेंट करते हैं। लेकिन एक जो इनर वर्ल्ड है वो सिर्फ मेरा और मेरे क्रिएटर का और जो मेरे बिलीव्स हैं वो उसके मुतालिक है। इस एग्जीबिशन में भी इन दोनों ही चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो कहीं आपको मेरी चीज़ों में ऐसे सिंबल नज़र आते हैं जो इस फिज़िकल वर्ल्ड से मुतालिक हैं, उस पर वो कमेंट है, और कुछ चीज़ें बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल एज सच उनकी कोई मतलब मीनिंग नहीं है, और सिर्फ इट्स इन बिटवीन मी एंड माई क्रिएटर। तो वो जैसे आपको शायद याद हो, वो वॉल पे जो रिलीफ लगे हुए हैं उसमें एक फेस सेंटर में है और वो जो राउंड बॉल्स उसके इर्द गिर्द हैं, तो वो जो वो ऑर्गेनिक सी बॉल है वो नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो समटाइम्स उसमें मतलब मेरा कहने का ये था कि समटाइम्स यू फील कि यू आर सेंटर ऑफ एवरीथिंग, आप फोकस में हैं, और कहीं पे वो ऑर्गेनिक बॉल के आप कॉर्नर में हैं तो कहीं आप डिस्पर्स हुए में हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जो मेरे काम में असल में सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं, मतलब कोई एज सच एज इट इज़ नहीं है। जो टेक्स्ट है वो सिंबॉलिक है, जो फिगर है वो सिंबॉलिक है, अगर उनमें वो विंग लगे हैं तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जो आप वो डालते हैं बीच में लाइनें जो सरिये टाइप, वो क्या है? एक्चुअली मेरा वो विंग है उनके, और एक जनरल परसेप्शन ये है कि ह्यूमन फॉर्म को जब आप विंग लगा दें तो वो एंजल का जिस तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है, मेरा उससे ज़रा डिफरेंट है। मैं इनको जब उसमें विंग्स ऐड करता हूँ तो आई कॉल देम विंग थॉट। तो ये मेरे जो है थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगेन थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे ये लगता है कि जैसे हम कहते भी हैं कि आपके ख्यालों की परवाज़ या आपके ख्याल जो है वो फ्लाई करते हैं, तो ये मेरे लिए विंग थॉट जो है वो मेरे ख्याल हैं जो कहीं से ओरिजिनेट होते हैं, कहीं उनकी बेस है और कहीं पे वो जाके उनकी भी एक सर्टेन लिमिट है, वो वहाँ जाके जैसे कहते हैं कि पर जल जाते हैं और वो वहाँ पे जाके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू जब्बार, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी मज़े की बातें आपसे हुई। हमारा ये इंटरव्यू यादगार रहेगा और हम अपने नाज़रीन से ये कहते हैं कि अपनी राय से हमें ज़रूर इत्तला दें फेसबुक पर या ईमेल के ज़रिए। और अब हम आपको आयशा की तरफ ले जाते हैं जो आपको कोई नई गैलरी में कोई नए शो के बारे में आपको बताएंगी। तो अब मैं खुदा हाफिज़ कहती हूँ, नाहिद रज़ा को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।